हाय बच्चों बाड़ी। तो आज हम करने वाले हैं नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर चैप्टर का रिवीजन। तो चैप्टर के जो पहले 2 पेजेस हैं, एक्चुअली चैप्टर वहां से स्टार्ट नहीं होता है। चैप्टर स्टार्ट होता है जहां से ये सारी कहानी स्टार्ट हुई एंड दैट इज पहला विश्व युद्ध। इंटरेस्टिंगली जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी तो दुनिया को लगा था 2-3 महीने में खत्म हो जाएगी, इससे ज्यादा क्या लड़ाई चलेगी। लेकिन पहला विश्व युद्ध चला 4 साल तक। 1914 में ये चालू हुआ था, 1918 में जाके खत्म हुआ था। अब इसमें कोई 1-2 देश नहीं लड़ रहे थे, इसमें बहुत सारे देश लड़ रहे थे और मोटा मोटा 2 टीम्स बन गई थी बच्चा, 2 खेमे बन गए थे। और इन दोनों खेमों को बोला जाता है खेमा नंबर 1 एलाइज एंड खेमा नंबर 2 सेंट्रल पावर्स। अब एलाइज बोलता है कि ये सारी कहानी सेंट्रल पावर ने शुरू की थी। अब हमारा ये कहानी का जो हीरो है यानी कि जर्मनी सेंट्रल पावर में आता है बच्चा। जर्मनी के साथ था ऑटोमन एम्पायर, जो आज ऑटोमन एम्पायर के नाम से नहीं जाना जाता है, प्रेजेंट डे टर्की जाना जाता है, एंड ऑस्ट्रो हंगरिया। ऑन द अदर साइड एलाइज में आते थे यूके और फ्रांस। तो इन 2 खेमों के बीच में लड़ाई हुई। इनिशियली तो जर्मनी को, दुनिया को लग रहा था कि जर्मनी क्या पता जीत जाए, क्योंकि उसने फ्रांस, बेल्जियम जैसे देशों पे कब्जा जमाना शुरू कर दिया था। लेकिन यूएसए की जब 1917 में एंट्री हुई पहले विश्व युद्ध ने, तो गेम ही पलट गया और एलाइज जीत गए बच्चा। अब आप एक चीज नोट करोगे कि एलाइज में जो कंट्रीज आते थे वो उस जमाने में डेमोक्रेटिक ऑलरेडी थे। ऑन द अदर हैंड सेंट्रल पावर्स में जो नेशंस आते थे या तो वो डिक्टेटरशिप वाले थे या तो वो मोनार्की वाले थे। तो यहाँ लड़ाई हो रही है नई डेमोक्रेसी और पुराने कंजर्वेटिज्म की। ठीक है, अब जीतता कौन? एलाइज, राइट। तो एलाइज के जीतने के बाद क्या हुआ, जर्मनी पे दबाव बनाना शुरू हुआ। पहली बात तो जर्मनी का जो राजा था, अब जर्मनी में भी मोनार्की थी, जर्मनी इंपीरियल जर्मनी का जो राजा था, इंपीरियल का मतलब राजा का राजपाट वाली जर्मनी, वो राजा साहब भाग गए क्योंकि उन्हें लगा कि उनका पता नहीं क्या हश्र होगा वॉर के बाद। ठीक है, तो वो एब्डिकेट हो गए, जर्मन एम्परर एब्डिकेटेड। उसके बाद जो नेशनल असेंबली थी, एक नेशनल असेंबली नाम की असेंबली बनाई गई और वीमर नाम के एक शहर में, जर्मनी में वीमर नाम का एक शहर है, वहां पे बिठाई गई। नेशनल असेंबली ने डिसाइड किया कि अब जर्मनी में राजा नहीं है तो नई तरीके की सरकार आनी है और नई तरीके की सरकार होनी चाहिए डेमोक्रेसी। अब इसमें प्रेशर कहां से आ रहा था बच्चा? प्रेशर आ रहा था एलाई से। तो एलाई चाह रही थी कि जर्मनी में भी डेमोक्रेसी हो जाए ताकि जर्मनी दूसरा विश्व युद्ध ना करे। सो वीमर रिपब्लिक या फिर जर्मन डेमोक्रेसी बोलो, एक ही बात है। वहां पे पार्लियामेंट बना और पार्लियामेंट में इलेक्शन हुए। ऑब्वियसली पार्लियामेंट में मिनिस्टर बैठेंगे तो इलेक्शंस होंगे। उस इलेक्शन में जर्मनी के सारे लोगों ने वोट किया। पहली बार वहां पे वोटिंग हो रही थी और यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज वोटिंग हुई, मतलब लड़के और लड़कियों दोनों का वोटिंग का हक मिला गया और ऐसे बना जर्मन पार्लियामेंट बच्चा। जैसे पार्लियामेंट को हिंदी में संसद बोलते हो, इंग्लिश में पार्लियामेंट बोलते हो, वैसे ही जर्मन भाषा में पार्लियामेंट को बोला जाता है रीचस्टैग। और इस तरीके से डेमोक्रेसी को जर्मनी पे इंपोज कर दिया गया। अब यहाँ बात खत्म नहीं होती है, एक और घटिया चीज की गई जर्मनी के साथ जिसे पीस के नाम पे किया गया। तो बच्चा जब भी कोई बड़ी वॉर होती है ना दुनिया में, तो वॉर के खत्म होने के बाद एक डॉक्यूमेंट साइन किया जाता है ताकि ऐसी लड़ाई दोबारा ना हो, पीस मेंटेन हो पाए। तो वैसे ही पहला विश्व युद्ध खत्म होने के बाद ट्रीटी ऑफ वर्सैली को साइन किया गया। वर्सैली नाम का एक शहर है फ्रांस के अंदर, वहां पे ट्रीटी को साइन किया गया। जितने लोगों ने वॉर में पार्टिसिपेट किया था वो सारे लोग आए, लोग नहीं नेशन बेसिकली, राइट। ट्रीटी ऑफ वर्सैली नाम से तो सुनाई दे रहा है कि पीस मेंटेन करने के लिए थी, लेकिन पीस की आड़ में जर्मनी को ह्यूमिलिएट किया गया ट्रीटी ऑफ वर्सैली के टाइम पे और जर्मनी पे वॉर का गिल्ट डाल दिया गया। माना गया कि जर्मनी की वजह से लड़ाई हुई है और सारा का सारा भरपाई भी जर्मनी को ही करना होगा। तो सबसे पहले जर्मनी ने जितनी भी अपने देश के बाहर जगहों पे कब्जा किया था, जिसे ओवरसीज कॉलोनीज बोला जाता है, उसे छीन लिया गया। जर्मनी की पॉपुलेशन कम हो गई, 75% उससे उसका आयरन ले लिया गया, उससे उसका 26% कोल ले लिया गया। फ्रांस और पोलैंड ने छीना। इनफैक्ट एलाइड पावर्स ने यह भी बोला कि जर्मनी अपनी मिलिट्री को बिल्कुल खत्म कर दो, क्योंकि क्या पता कल को तुम दोबारा से वॉर कर दो। तो डीमिलिटराइज कर दिया जर्मनी को। डेमोक्रेसी तो इंपोज की ही थी, साथ में वॉर का पूरा पूरा गिल्ट भी जर्मनी पे डाल दिया गया कि तेरी वजह से लड़ाई हुई है, वॉर की भरपाई तू करेगी। और कितना वॉर का गिल्ट डाला गया? 6 बिलियन यूरोज का बच्चा। ये बहुत बड़ा नंबर होता है। जर्मनी के पास इतना पैसा ही नहीं था। जर्मनी किसी तरीके से गोल्ड के फॉर्म में अपना कर्जा चुका रहा था और ऑब्वियसली जर्मनी को ये सब पसंद नहीं आ रहा था। इनफैक्ट जर्मनी के जो अच्छे अच्छे एरियाज थे, जैसे कि राइनलैंड, जहां पर रिसोर्सेज होते हैं, मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, जिससे एक देश की इकोनॉमी स्ट्रांग होती है, वो सब भी उससे छीन लिया गया था। तो जर्मनी था गुस्से में। इनफैक्ट जर्मनी के जो लोग थे वो भी गुस्से में थे। उन्हें लग रहा था कि यार एक तो हमारी वर्सैली में बेइज्जती करा दी गई, ऊपर से हम पे डेमोक्रेसी इंपोज कर दी गई, ऊपर से हम पे कर्जा चढ़ा दिया गया और हमें नीचा भी दिखाया जा रहा है। तो पीपल वर बॉइलिंग विद एंगर। वॉर का एक बहुत डिवास्टेशन देखने को मिल रहा था। जर्मनी में तो दिख ही रहा था, पूरे यूरोप में देखने को मिल रहा था।
देखो बच्चा, कौन जीता कौन हारा उससे फर्क नहीं पड़ता है। वॉर में दोनों साइड के ही बहुत सारे लोगों की मौत हुई थी, बहुत सारा लैंड और प्रॉपर्टी का लॉस हुआ था। तो साइकोलॉजिकली भी फैमिली सफर कर रही थी जिनके घर के लोग वॉर में गए थे और मर गए थे, और फाइनेंशियली भी लोग सफर कर रहे थे क्योंकि कंट्रीज की हालत अच्छी नहीं थी। यूरोप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले क्रेडिटर माना जाता था, मतलब यूरोप के देश इतने अमीर हुआ करते थे कि दुनिया के बाकी देशों को पैसा कर्जे पे दिया करते थे। लेकिन वॉर के बाद यूरोप की ऐसी हालत हो गई कि उसे यूएसए के सामने हाथ फैलाना पड़ता था, उसे डेटर बनना पड़ा। बच्चा, डेटर का मतलब कर्जा लेना पड़ा। जर्मनी ऑब्वियसली बहुत ही गलत सिचुएशन में था। वॉर का गिल्ट है, पैसे दे रहे हैं, नेशनल ह्यूमिलिएशन है, और पूरे यूरोप में एक अजीब सी लहर दौड़ पड़ी। इतना सब होने के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इतना नुकसान होने के बावजूद भी यूरोप में देखा गया कि सिविलियन से ऊपर माना जा रहा था सोल्जर्स को। आज भी आप दुनिया में देखते हो कि सोल्जर्स की जॉब को माना जाता है डॉक्टर से भी ऊपर, और टीचर से भी ऊपर, स्टूडेंट से भी ऊपर, हर जॉब से ऊपर माना जाता है सोल्जर्स की जॉब को। ये प्रोपेगेंडा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद शुरू हुआ। ट्रेंच लाइफ को ग्लोरीफाई किया गया, ऐसा माना जाना लगा, मीडिया में ऐसा आता था कि सोल्जर होना तो जिंदगी का बेस्ट काम है, और ट्रेंचेस में रहना, ट्रेंचेस मतलब वो जो पतली पतली गलियां बनाते हैं ना सोल्जर, जिसमें से वॉर लड़ी जाती है, जमीन के अंदर पतली पतली गलियां, वहां रहना तो बहुत ही अच्छी बात है। कोई वो अच्छी लाइफ है? कभी भी तुम पे बॉम्ब गिर सकता है, कभी भी तुम्हारी रैंक तुमसे छीनी जा सकती है, कभी भी तुम्हें जो है मार सकता है एनिमी, तो इट्स अ वेरी डेंजरस लाइफ। बट उसे मीडिया ग्लोरीफाई करके दिखाने लग गया। नेशनल ऑनर, मतलब ऐसा प्रोपेगेंडा चल गया यूरोप में और पूरी दुनिया में कि अगर तुम अपने देश से प्यार करते हो तो देश लड़ाई पे क्यों ना जाए, और वो लड़ाई गलत क्यों ना हो, तुम्हें अपने देश को सपोर्ट करना चाहिए। आदमियों को बोला गया कि तुम एग्रेसिव रहो, रो मत, इमोशंस मत दिखाओ, स्ट्रांग रहो, मैस्कुलिन रहो, क्योंकि तुम्हें आगे जाके सोल्जर बनना है। कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप पूरे यूरोप में देखते देखते लोग डेमोक्रेसी को थोड़ा सा हीन भावना से देखने लगे, स्पेशली जर्मनी में, क्योंकि थोपी गई थी। थोपी हुई कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती, चाहे वो कितनी अच्छी क्यों ना हो, राइट? सो पीपल वर इंक्लाइन टुवर्ड कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप। और जर्मनी में ये सब कुछ हो रहा था, और इसके साथ साथ बेचारी जो नई नवेली दुल्हन की तरह जो डेमोक्रेसी आई थी, वो अभी भी बहुत यंग थी और फ्रेजाइल थी, नाजुक थी, और से जर्मनी की इतनी गंभीर हालत या पूरे यूरोप की इतना गंभीर माहौल संभाला नहीं जा रहा था। अब बच्चा, ये तो हो गया फाइनेंशियल और पॉलिटिकल सिचुएशन। अगर पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन का मतलब मैं समझाऊं तो मैं दो शब्दों में ये बोलूंगी कि दो पोल्स बोलते हैं ना, दाहिने और बाइने, दोनों में बिल्कुल स्टार्क ऑपोजिट होता है, दिन या रात। सिमिलरली जर्मनी के अंदर अब दो तरीके के लोग इकट्ठा हो गए थे। एक लोग जो बिल्कुल ही जर्मनी को, डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते थे, और दूसरे तरीके के लोग जो डेमोक्रेसी को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते थे। पहली बात तो, जो लोग डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते थे उन्हें बाकी जर्मन लोग नवंबर क्रिमिनल्स बोलने लग गए थे। एक छोटी सी बात बताऊं, पहला विश्व युद्ध हुआ था, जर्मनी हार गया था। जर्मनी ने 1917 या 18 में आई गेस नवंबर के महीने में ही अपने घुटने टेके थे वॉर में। तो नवंबर का महीना जर्मन्स को याद रहता था, और ज्यादातर लोग डेमोक्रेसी को ही ब्लेम कर रहे थे जर्मनी के हारने के लिए। तो जो लोग आज भी जर्मनी की जीत होती फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऐसा चाह रहे थे, वो लोग बाकी डेमोक्रेट्स को, जर्मनी में जितने लोग थे जो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करने लगे थे धीरे धीरे, उन्हें नवंबर क्रिमिनल्स बोलते थे कि तुम्हारी ही वजह से जर्मनी हारा था वॉर में। अगर तुमने अच्छे से सपोर्ट किया होता तो क्या पता हमारा देश जीत गया होता, राइट? So there were two kinds of people in Germany, one who supported the democracy and one who did not. अब did not वाली जनता ज्यादा थी, उसमें अलग अलग तरीके के लोग थे। आधे लोग डिक्टेटरशिप मांग रहे हैं, आधे लोग बोल रहे राजा को वापस ले आओ, आधे लोग कुछ, आधे लोग कुछ। अब कुछ तरीके के लोग थे जो आस पड़ोस के देश के कम्युनिज्म से बड़ा प्रेरित हो गए थे, उनको बोला जाता है स्पार्टासिस्ट लीग। सम पीपल वांटेड कि जैसे सोवियत स्टाइल की गवर्नमेंट रशिया में चल रही है, वैसे ही गवर्नमेंट अगर जर्मनी में चलेगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना? अब इनको क्या पता कि वहां रशिया में ही नहीं संभल रही है तो तुम्हारे यहाँ तो क्या ही संभलेगी। तो ये लोग कम्युनिज्म को स्टाइल की गवर्नमेंट चाह रहे थे, और बाद में इन्होंने ही जाके जर्मन कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। बट एनीवे, ये लोग अब अपराइजिंग कर रहे थे। अपराइजिंग का मतलब रेबल करने के खिलाफ आ गए थे। अब ये किसके खिलाफ आ गए थे बच्चा? डेमोक्रेसी के खिलाफ आ गए थे, है ना? वीमर रिपब्लिक तो डेमोक्रेसी थी, जर्मनी में चल तो डेमोक्रेसी रही थी। तो जो लोग डेमोक्रेसी में विश्वास करते थे, अब उनपे आन पड़ी थी कि अपने आप को स्पार्टासिस्ट लीग से कैसे बचाए। जो जर्मनी की गवर्नमेंट थी, बोले तो वीमर गवर्नमेंट, अब उसको कुछ ना कुछ तो करना था। उसने क्या किया पता है? पुराने सोल्जर्स उठाए और पुराने सोल्जर्स की एक आर्मी बना दी फ्री कॉप्स करके, वॉर वेटरन्स, यानी कि पुराने सोल्जर्स की एक आर्मी बना दी फ्री कॉप्स करके। और किसी तरीके से, पता है, वो तो पुराने सोल्जर्स थे, ये सोल्जर्स थोड़ी थे, तो फ्री कॉप वाले जीत गए और जर्मनी में डेमोक्रेसी की फिर से जीत हो गई। तो जर्मनी की डेमोक्रेसी थोड़ी सी यंग और फ्रेजाइल थी जरूर, लेकिन इतनी भी नहीं थी कि अपने कंट्री को डिफेंड ना कर पाती। तो ये हो गई पॉलिटिक्स की बात।
अब आता है इकोनॉमिक्स की बात। तो धीरे धीरे आपको ये बात समझ आ रही होगी कि जर्मनी को बहुत सारे पैसे लौटाने थे एलाइज को। जर्मनी के पास इतना पैसा नहीं था। जर्मनी अपने गोल्ड को यूज कर करके अपना कर्जा चुकाता था। धीरे धीरे उसके गोल्ड के रिजर्व्स भी कम होने लग गए थे। और जब उसने पहली बार 1923 में हाथ खड़े कर दिए फ्रांस के सामने कि यार मेरे पास और पैसे नहीं है तुझे चुकाने के लिए, तो फ्रांस ने बोला कोई बात नहीं, मैं तेरी सिटी पे कब्जा कर लूंगा। तो फ्रांस ने अपने कोल की भरपाई करवाने के लिए रूर नाम के जर्मन एरिया को कब्जे में कर लिया। जर्मनी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, पर क्या करता, पूरी दुनिया जर्मनी पे निगाहें गड़ाई बैठी थी कि जर्मनी कुछ करे और जर्मनी को फिर से चांटे लगाए। तो जर्मनी ने कुछ नहीं किया, जर्मनी ने बस रिटेलिएशन में अपनी कंट्री में बहुत सारा पैसा छापना शुरू कर दिया। अब ये आपके भी दिमाग में आता होगा कि किसी कंट्री में अगर गरीबी होती है तो क्यों ना और पैसे की छपाई की जाए, पर बच्चा वो सोल्यूशन नहीं होता है। देखो क्या हुआ, जर्मनी ने बहुत सारा पेपर करेंसी छापी, यानी नोटें छापनी शुरू की। उससे क्या हो गया, मार्केट में बहुत सारा पैसा आ गया। जब भी किसी चीज की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है तो उसके प्राइसेस कम हो जाते हैं। तो मार्केट में आ गया बहुत सारा पैसा, मतलब कि मार्केट में पैसे की वैल्यू घट गई। तो पहले 100 रुपए की जो वैल्यू हुआ करती थी, अब वो 100 रुपए की वैल्यू ही नहीं थी। लोगों को ब्रेड का पैकेट लेना होता था ना, लोग बोरियां भर भर के पैसा लेके जाते थे एक ब्रेड का पैकेट खरीदने के लिए। और जो लोग अपनी सेविंग्स में से पैसे छांट रहे थे, उनकी सेविंग्स भी अब डिप्लीट होने लग गई थी, क्योंकि जब तुमने 500 रुपए कमाए होंगे तब तो वो 500 रुपए थे, अब तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो तुम्हें बहुत सारे पैसे अपनी सेविंग्स में से निकाल के ब्रेड का पैकेट, अंडे का पैकेट खरीदने जाना पड़ता था। तो पूरी मार्केट में प्राइसेस जो थे कमोडिटीज के वो बहुत बढ़ गए थे। अंडा, दाल, चावल सब कुछ बहुत महंगा आने लग गया था। क्यों? क्योंकि पैसे की वैल्यू ही घट गई थी बिकॉज ऑफ हाई पेपर करेंसी इन द मार्केट। और इस सिचुएशन को जब मार्केट में कॉमन कमोडिटीज के प्राइसेस 50% से ऊपर चले जाएं, मान लो कोई चीज 50 रुपए की आती है, वो 100 रुपए से ऊपर चली जाए, तो उसे बोलते हो हाइपर इन्फ्लेशन। अब जर्मनी की हालत बहुत ज्यादा टाइट होने लग गई थी, वॉर का पैसा वो नहीं चुका पा रहा था। तो जर्मनी की हालत खराब देखते हुए अमेरिका भाई साहब आए। अमेरिका के पास खूब पैसा था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद अगर किसी कंट्री का फायदा हुआ था तो वो था अमेरिका। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद अगर कोई कंट्री बहुत सुपर पावर बन के निकला था तो वो था अमेरिका। तो अमेरिका ने बोला जर्मनी को, चल यार मैं तेरी मदद करता हूं, मैं तेरे को डावेस प्लान बना के देता हूं। ठीक है, तो अमेरिका क्या करता था, डावेस प्लान। अमेरिका शॉर्ट टर्म लोन्स देता था, छोटे छोटे लोन्स देता था थोड़े थोड़े टाइम पीरियड के लिए। जर्मनी वो पैसा यूज करता था, अपनी डेवलपमेंट करता था। डेवलपमेंट करके जो पैसा कमाता था उससे पहले तो लोन का पैसा चुकाता था, और जो बचता था उससे वो अपनी वॉर का कॉम्पनसेशन देता था फ्रांस को, पोलैंड को, बाकी सारी कंट्रीज को। राइट, इस तरीके से जर्मनी में सही चल रहा था। तो 4 साल डाविस प्लान की वजह से 1924 से 1928 जर्मनी की हालत काफी स्टेबल रही और लोगों को लगा सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन अब गलती क्या हुई बच्चा, यूएसए ही डूबने लग गया। इमेजिन करो एक बहुत बड़ा शिप, इमेजिन करो टाइटैनिक। टाइटैनिक के पास छोटे छोटे शिप्स हैं, है ना, वो सारी शिप्स में खाना जो है टाइटैनिक ही पहुंचाता है, तभी वहां के लोग जो है खाना खा के सो पाते हैं उस शिप्स के। लेकिन अगर टाइटैनिक ही डूब गया तो क्या वो छोटे छोटे शिप्स सर्वाइव कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। और वही टाइटैनिक था यूएसए। 1929 में यूएसए का वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, जो वहां का सबसे बड़ा शेयर मार्केट है, वो क्रैश कर गया। तो एक तरीके से यूएसए की मार्केट ही क्रैश कर गई। जब मार्केट क्रैश कर रहा होता है ना, तो लोग एक दिन में अपने शेयर्स बेचने की कोशिश करते हैं कि भाई कल को हमारे शेयर्स की वैल्यू कम ना हो जाए। वही हुआ, जैसे ही वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश करने लग गया, सारे के सारे इन्वेस्टर्स ने अपने शेयर्स बेच दिए बच्चा। उससे वॉल स्ट्रीट मार्केट और ज्यादा नीचे चला गया, उससे ओवरऑल यूएसए ही नीचे चला गया। यूएसए में अब ना जॉब्स बची, अनएम्प्लॉयमेंट चरम सीमा पे थी, नेशनल इनकम यूएसए की घट गई, यूएसए ने एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया, फैक्ट्रीज बंद हो गई। जब फैक्ट्रीज बंद हो जाएंगी, कुछ प्रोड्यूस ही नहीं होगा, तो कैसे करोगे एक्सपोर्ट? अपने देश में बाहर से सामान मंगाने के लिए यूएसए के पास पैसे ही नहीं रहे। तो जब यूएसए के पास ही पैसे नहीं है तो वो बाकी देशों को कर्जा कहां से देगा? राइट। तो बाकी सारे यूरोपियन देश जो यूएसए पे डिपेंडेंट थे, शॉर्ट टर्म प्लान्स पे डिपेंडेंट थे, वो सब भी धीरे धीरे क्या होने लग गए? क्रम्बल डाउन होने लग गए। और इसमें सबसे बुरा किसके साथ हुआ? हमारे हीरो जर्मनी के साथ। जर्मनी तो कंप्लीटली यूएसए पे डिपेंडेंट था, तो जर्मनी की इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 40% पे आ गई। 6 मिलियन यानी कि 60 लाख पीपल अनएम्प्लॉयड थे, जॉब चली गई थी, या तो सैलरी आधी हो गई थी, जो लोग सेविंग्स में जी रहे थे उनकी सेविंग्स भी खत्म हो रही थी। लोगों को डर लग रहा था कि 4 वक्त की रोटी भी बच्चों के लिए हम कैसे जुगाड़ेंगे। लोग बड़े घर से छोटे घर में शिफ्ट हो गए थे, छोटे घर वाले किराए पे शिफ्ट हो गए थे। तो भुखमरी की सिचुएशन बनी हुई थी। यूथ जो है उसको काम नहीं मिल रहा था, तो वो पत्ते खेलता हुआ मिलता था। सारा का सारा जर्मनी का यूथ पत्ते खेल रहा होता था सड़कों पे, पत्ते नहीं खेल रहा होता तो क्रिमिनल एक्टिविटीज करता था, चोरी चकारी करता था। और अब लोगों को डर लगने लग गया था, एंजाइटी
एंजाइटी होने लग गई थी कि हम प्रोलिटेरिएट ना बन जाए। प्रोलिटेरिएट होती है गरीबी से भी गरीब स्टेज। सो पीपल नाउ वांटेड अ मसीहा, पीपल वांटेड कि कोई आके उनकी ये होपलेसनेस वाली सिचुएशन को कंप्लीटली चेंज कर दे। और सबका नुकसान हो रहा था, सैलरीड एम्प्लॉइज का, फार्मर्स का, फैक्ट्री ओनर्स का, सबका नुकसान हो रहा था। कोई भी पानी से ऊपर नहीं था, सब गरीबी रेखा से नीचे चले गए थे। सिर्फ वो वर्कर जो यूनियन बाजी करके एक दूसरे का ख्याल रखते थे, बस वो थोड़ा सा अपना ठीक ठाक कर रहे थे, बाकी सबका फाइनेंशियल नुकसान हो रहा था, जॉब्स वगैरह नहीं थी। तो लोगों ने गवर्नमेंट से गुहार लगाई, लेकिन गवर्नमेंट की एक नहीं चली बच्चा, क्योंकि वीमर रिपब्लिक वॉज एक्सट्रीमली फ्रजाइल। वीमर रिपब्लिक में दो इनहेरेंट प्रॉब्लम थी, एक था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और एक था आर्टिकल 48। एक तो वीमर रिपब्लिक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की वजह से कभी मेजॉरिटी से स्टेबल बनी नहीं पाती थी। बताओ 20 बार तो कैबिनेट इलेक्ट हो चुका था 239 डेज में, तो कितनी बार तो आपका कैबिनेट बन रहा है, कितनी बार तो पार्लियामेंट में लोग इलेक्ट हो रहे हैं। तो कोई इंसान जो काम करता था, दूसरा आने वाला इंसान वो काम हटा देता था, तो बहुत इंस्टेबिलिटी थी। दूसरा प्रॉब्लम था आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 ये बोलता था कि जर्मनी में प्रेसिडेंट जब भी चाहेगा या चाहेगी वो सिविक राइट्स आपके सस्पेंड कर सकते हैं, इमरजेंसी लगा सकते हैं, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ स्पीच, कुछ भी आपका गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। और ये बहुत यूज भी किया जाता था जर्मनी में, तो लोगों को ऑलरेडी वहां की वीमर रिपब्लिक से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी नहीं। दिस वाज द जर्मन सिचुएशन। नाउ दे वांटेड अ मसीहा, एंड मसीहा वाज गोइंग टू कम इन द फेस ऑफ हिटलर। बहुत लोगों को ये बात पता ही नहीं है कि हिटलर एक्चुअली में ऑस्ट्रिया से था, ना कि जर्मनी से। 1889 में ये ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ था, एक बहुत ही गरीब फैमिली के पास, और इसके पास कभी भी पैसे नहीं होते थे ग्रोइंग अप। बाद में जाके इसने क्या किया, एक क्लरिकल एरर की वजह से, क्योंकि ऑस्ट्रिया का था तो जर्मन आर्मी में कैसे एडमिशन मिलता, क्लरिकल एरर की वजह से इसे आर्मी में एडमिशन मिला, मैसेंजर की तरह बना, फिर इसका प्रमोशन हो गया, कॉर्पोरल हो गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने इसमें जर्मनी की तरफ से लड़ाई लड़ी, फिर इसको चोट लग गई, ये हॉस्पिटल में गया था, पीछे से जर्मनी ने घुटने टेक दिए थे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एलाइज जीत गए थे। तो हिटलर को लगा यार मेरी वजह से मेरा कंट्री हार गया। पहली बात तो वो जर्मनी को भी अपना कंट्री मानता था, दूसरी बात उसे लगा मेरी वजह से मेरा कंट्री हार गया। तो 1919 में वॉर के खत्म होते ही हिटलर ने एक छोटी सी पार्टी ज्वाइन की जिसका नाम था जर्मन वर्कर्स पार्टी। बाद में हिटलर उसी पार्टी का हेड बन गया और उस पार्टी का उसने नया नाम रख दिया, नया नाम रखा नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। यहाँ ईस्ट नहीं आएगा बच्चा, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। और आपको पता है यही पार्टी बाद में जाके नाजी पार्टी बन गई। अच्छा, आपका एक होमवर्क क्वेश्चन है बच्चा, होमवर्क क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि कौन सी कंट्री को के खिलाफ इसने लड़ाई वड़ाई लड़ी थी ताकि इसे जेल में डाल दिया गया था 1923 के टाइम पे, ठीक है। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ये मैं बता रही हूँ। बट एनीवे, हिटलर की बात करें तो हिटलर की नाजी पार्टी क्या रातों रात फेमस हो गई थी? नहीं यार, छोटी सी पार्टी थी, रातों रात फेमस नहीं हुई थी। इनफैक्ट अगर ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन से पहले का टाइम देखोगे, 1929 में आया था ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। 1928 की अगर बात करोगे तो 2.6% वोट ही मिले थे सिर्फ इस पार्टी को जर्मन पार्लियामेंट में। लेकिन 1932 में 4 साल के अंदर अंदर इस पार्टी ने ऐसा प्रोपेगेंडा मचाया कि ये बन गई जर्मनी की हाईएस्ट रेटेड पार्टी, यानी कि लार्जेस्ट पार्टी, क्योंकि इसे मिले थे 37% वोट। तो ऐसा इन 4 सालों में क्या किया हिटलर भाई साहब ने भैया? हिटलर ने किया लोगों के डर पे काबू। हिटलर को समझ आया कि ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन में लोगों का डर है गरीबी, तो क्यों ना लोगों से बड़े बड़े वादे किए जाएं कि तुम्हारी गरीबी तभी मिटेगी जब तुम मुझे जिताओगे। हिटलर ने किए बड़े बड़े प्रॉमिसेस, और हिटलर ना बहुत अच्छी स्पीचेस देता था। जब वो बोलता था ना तो लोगों को सुनने का मन करता था, लोगों के दिल को छू जाता था। तो हिटलर ने किए बड़े बड़े वादे बच्चा। उसने बोला ट्रीटी ऑफ वर्साइली ने जर्मनी के साथ जो भी गलत किया है मैं खत्म कर दूंगा। उसने बोला अनएम्प्लॉयमेंट खत्म कर दूंगा, देश का ऑनर वापस लाके दूंगा, देश का गुमान, देश की डिग्निटी वापस लाके दूंगा, अपने दुश्मनों से बदला लूंगा, जो भी कॉन्स्पिरेसीज होती है ना जर्मनी के खिलाफ उन सबको खत्म कर दूंगा, और यूथ का फ्यूचर, जो गली गली मोहल्ले मोहल्ले पत्ते खेल रहे हैं ना, इनका फ्यूचर सिक्योर करूंगा। और ये सब कुछ उसने किया स्पेक्टिकल ऑफ मास मोबिलाइजेशन से। उसे समझ आ गया कि गरीब लोगों को एक होप चाहिए, होप के लिए उन्हें यूनिटी फील होनी चाहिए। यूनिटी कब फील होगी? जब सब एक ग्रुप का पार्ट होंगे, और वो ग्रुप क्या होने वाला था? नाजिज्म। तो वो लोगों को मास मोबिलाइज करता था, बड़ी बड़ी रैलीज करता था, बड़ी बड़ी मीटिंग्स करता था। वहां पे ताली बजाने के तरीके अलग होते थे, सैल्यूट करने के तरीके अलग होते थे, बड़े बड़े लाल स्वस्तिका के बैनर होते थे, नाजिज्म की पॉलिसीज बताई जाती थी, और इस सब से लोगों को एक कम्युनिटी की फीलिंग आती थी। पता है बच्चा, जर्मन लोग कभी भी 3 बोलना होता था ना, जैसे मान लो 3 ग्लासेस कोको कोला दे दो, तो वो नॉर्मली, हम तो 3 ग्लासेस ऐसे बोलते हैं, जर्मन के नाजी लोग ऐसे नहीं बोलते थे, वो ऐसे बोलते थे। तो मतलब कि एक अंगूठा और 2 उंगलियां, तो ऐसे अतरंगी चीजें होती थी, और ऐसी अतरंगी चीजों से लोगों को एक सेंस ऑफ कम्युनिटी मिलता था। एंड दिस इज हाउ हिटलर बिकेम अ मसीहा, बिकॉज ही वाज अ पैशनेट लीडर एंड अ पावरफुल स्पीकर।
अब हिटलर चाहता था कि क्यों ना वो जर्मनी की डिक्टेटरशिप को वापस से लाए और जर्मनी में डेमोक्रेसी को खत्म कर दे। पर उसके लिए तो डेमोक्रेसी के अंदर घुसना पड़ेगा ना, पहले घुसना पड़ेगा। तो घुसे कैसे? तो वो घुसा बच्चा 30 जनवरी 1933 को, जब वहां के प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग ने, क्योंकि नाजी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी, तो हिटलर को वहां का चांसलर बना दिया। अब हिटलर घुस गया डेमोक्रेसी में। हिटलर ने जाते ही, देखो जनवरी में इलेक्ट हुआ है, फरवरी में उसने क्या कर दिया, एक फायर डिक्री लॉन्च कर दी। कैसे? उसने जर्मन पार्लियामेंट यानी कि रीस्टार्ट में एक तरीके से आग लगवा दी। किसी को नहीं पता वो आग किसने लगाई, ऐसी थ्योरीज है कि हिटलर ने लगवाई थी। उस आग को एक्सक्यूज की तरह यूज किया उसने, ये बोल के कि हमें नहीं पता कि हमारे कंट्री में ही कौन से लोग हमारे खिलाफ हैं, तो अभी मैं सबके सिविक राइट्स, सबके डेमोक्रेटिक राइट्स को सस्पेंड कराऊं। तो उसने फायर डिक्री लॉन्च की आग लगवा के, और उसमें सबके सिविक राइट्स सस्पेंड हो गए, फ्रीडम टू प्रेस, फ्रीडम टू स्पीच, सब खत्म। तो अब गवर्नमेंट कुछ भी करेगी तो कोई उसके खिलाफ बोल ही नहीं सकता, क्योंकि बोलना इलीगल है फॉर द करंट टाइम, राइट। उसी ने इसी एक्सक्यूज को यूज करके पूरे देश के जितने कम्युनिस्ट लोग थे उन्हें कॉन्सेंट्रेशन कैंप भेज दिया मौत के घाट उतारने के लिए। तो फायर डिक्री लॉन्च की धोखे से, और धोखे से सारे कम्युनिस्ट लोगों को मरवा दिया। अब अगले महीने उसने लॉन्च कर दिया इनेबलिंग एक्ट, मार्च 1993 में। क्या किया उसने जी? उसने बोला पार्लियामेंट के पास अब कोई पावर नहीं है, सारी पावर हिटलर के पास है। हिटलर की ही पार्टी इकलौती पार्टी है, बाकी सारी पार्टी जर्मनी में इलीगल है, ठीक है। हिटलर मीडिया भी कंट्रोल कर रहा है, जुडिशरी भी कंट्रोल कर रहा है, और गवर्नमेंट तो कंट्रोल कर ही रहा है। सारे डिसीजन कौन ले रहा है जी? हिटलर और हिटलर के पार्टी वाले, ठीक है। बाकी लोग कुछ नहीं कर सकते। गवर्नमेंट में ज्यूज लोगों की जॉब्स छीन ली, ज्यूज लोगों को गवर्नमेंट से निकाल दिया, क्योंकि गवर्नमेंट में क्या हो रहा है वो ज्यूज लोगों को पता चलेगा, तो ज्यूज लोग तो आवाज उठाएंगे, तो उन लोगों को वहां से निकाल दिया। और सारी की सारी नॉर्मल पॉपुलेशन पे उसने क्या लगा दी? सर्वेलेंस लगा दी। सर्वेलेंस का मतलब बच्चा, कौन कहां जाता है, क्या करता है, सब कुछ हिटलर को पता होता था। अलग अलग तरीके की पुलिस होती थी, कोई जस्तापो, कोई एसएस, कोई एसटी, कोई क्रिमिनल पुलिस। इसमें से सबसे भयानक होती थी जस्तापो। इनके पास एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर होती थी। जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब पावर इन्हें दी नहीं थी, लेकिन ये चाहे तो किसी को भी उठा के जेल में डाल सकते थे, किसी को भी उठा के देश से बाहर निकाल सकते थे, किसी को भी उठा के कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाल सकते थे, या फिर वहीं गोली मार सकते थे। तो नाजी पुलिस के पास बहुत सारी एक्स्ट्रा पावर थी। इस तरीके से डेमोक्रेसी को डिसमेंटल करके डिक्टेटरशिप को ले आया हिटलर जर्मनी के अंदर, लोगों की आंखों के सामने सामने। अब इतना कुछ हिटलर ने कर तो दिया, बट बात यह आती है कि जो वादे किए थे 100% एम्प्लॉयमेंट के, क्या वो निभाए? द आंसर टू दैट अनफॉर्चुनेटली इज यस। हिटलर ने हायर किया वर्ल्ड का फेमस इकोनॉमिस्ट जिसका नाम था जलमार साशेस, और उसने हिटलर के साथ मिलकर बनाया एक ऐसा वर्क क्रिएशन प्रोग्राम जो कि स्टेट फंडेड था, यानी जर्मनी की गवर्नमेंट फंड कर रही थी, बोले तो हिटलर। अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें की गई थी यूथ को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, बट जो दो मेजर चीजें एनसीईआरटी में मेंशन है, वो एक है एक ऐसी जर्मन कंपनी कार की जो आज भी दुनिया में बहुत फेमस है, जर्मन कार इंजीनियरिंग आज भी दुनिया में बोलबाला करती है, और दूसरी थी जर्मन सुपर हाईवेज जो अगेन दुनिया में आज भी फेमस है। इन दोनों से ही क्या हुआ कि जर्मनी के मिडिल क्लास लोगों को एक अफोर्डेबल कार भी मिली, कार क्रिएट होती थी तो दुनिया में वो कार बिकती थी, और जर्मनी के पास पैसा भी आता था, और सुपर हाईवेज जब बने तो भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, और जर्मनी का इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा हो गया। तो इकोनॉमिकली हिटलर ने जो वादे किए थे वो निभाए, बट अब पॉलिटिकली क्या किया वो जानते हैं। फॉरेन पॉलिसी, बच्चा फॉरेन पॉलिसी का मतलब होता है एक देश बाकी देशों के साथ अपना व्यवहार कैसा रखता है। जर्मनी की फॉरेन पॉलिसी में 1933 में लीग्स ऑफ नेशन से जर्मनी ने अपने पीछे खींच लिए कदम। लीग्स ऑफ नेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो पहले विश्व युद्ध के बाद बनी थी, जैसे दूसरे के बाद यूनाइटेड नेशंस बना था, वैसे ही पहले के बाद लीग ऑफ नेशन बना था, बट ऑब्वियसली लीग ऑफ नेशन फेल हो गया क्योंकि जर्मनी ने सेकंड वर्ल्ड वॉर किया था, इसलिए बाद में उसे डिसॉल्व करना गया। ये तो हो गई थोड़ी सी शॉर्ट स्टोरी, बट द पॉइंट इज 1933 में जर्मनी ने लीग्स ऑफ नेशन से पैर पीछे खींच लिए। 1938 में हिटलर ने बोला कि यार ऑस्ट्रिया और जर्मनी दोनों भाई भाई हैं, तो दोनों एक छत के नीचे रहते हैं, दोनों को एक कंट्री बना दिया, और नारा लगाया वन पीपल वन एम्पायर एंड वन लीडर। वन लीडर कौन? बोले तो अडोल्फ हिटलर, राइट। उसके बाद उसने सुडेंटेनलैंड को भी कैप्चर कर लिया, चेकोस्लोवाकिया के कब्जे में था, उसे छीन लिया। क्यों? क्योंकि ये भी जर्मन स्पीकिंग एरिया में आता था, और अभी तक जो भी कर रहा था हिटलर उसमें उसे ब्रिटेन का थोड़ा बहुत सपोर्ट होता था, क्योंकि यूके को ऐसा लगता था कि जर्मनी के साथ पहले विश्व युद्ध के बाद ना बहुत कुछ गलत किया गया था। लेकिन अब क्या किया हिटलर ने? अब हिटलर ने डेवलपमेंट के ऊपर वॉर को चूज कर लिया। हिटलर का जो ये इकोनॉमिस्ट था उसने हिटलर को बोला कि तुम सब ये क्यों कर रहे हो, अपनी कंट्री पे ध्यान दो, लेकिन उसने बोला नहीं, मुझे जो करना है मैं करूंगा। तो इसलिए ये भाई साहब तो चले गए जर्मनी छोड़ के, एंड हिटलर कंटिन्यूड। अब हिटलर ने सितंबर 1939 में एक तरीके से वर्ल्ड वॉर नंबर 2 की शुरुआत कर दी, जब
उसने अपने पड़ोसी देश पोलैंड पे अटैक कर लिया, राइट। ये बात ना हजम हुई यूके को, क्योंकि पोलैंड जो है यूके और फ्रांस दोनों का था दोस्त, तो यूके ने भी अपना सपोर्ट पीछे खींच लिया और फ्रांस तो वैसे ही जर्मनी से गुस्सा चल रहा था। तो अब एक तरीके से वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हो चुकी थी। अब 1940 आते आते जर्मनी ने बाकी 2 नेशंस को भी कन्विंस कर लिया अपने साथ जुड़ने के लिए। वो 2 नेशन थे बच्चा, एक जापान और एक इटली, और इसी को मिला के बनाया गया ट्रीपार्टाइट पैक्ट। ट्रीपार्टाइट मतलब जिसके 3 हिस्से हों, तो 3 कंट्रीज 3 हिस्से, राइट। लेकिन ये दोनों कंट्रीज भी किसके पपेट थे? जर्मनी के पपेट थे। तो एक तरीके से मैं ये बोल सकती हूँ कि 1940 आते आते जर्मन एम्पायर में हिटलर का जो पावर है वो चरम सीमा पे थी, वो अपनी चोटी पे थी। इसलिए आपके एनसीईआरटी में लिखा है दैट बाय 1940 हिटलर वाज एट द पिनाकल ऑफ हिज पावर। बट अगर हिटलर 1941 का ब्लंडर नहीं करता तो क्या पता जीत भी जाता, लेकिन ये इसने हिस्टोरिक ब्लंडर किया और इसलिए हो गई वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी की हार। तो इसने किया क्या, दोनों साइड से, मतलब कि अपने ईस्ट साइड से और अपने वेस्ट साइड से 2 देशों से एक साथ लड़ाई करना शुरू हो गया। एक साइड पे उसने लड़ाई लड़ी बच्चा सोवियत यूनियन से। अब रशिया जो है बेखौफ कंट्री में काउंट होता है, और उस वक्त तो वो सोवियत यूनियन था तो और बेखौफ था। तो रशिया ने अपने घर से हर इंसान को सोल्जर बना के भेज दिया। बहुत सारे लोगों की मौत हुई, लेकिन फिर भी रशिया जीत गया उस लड़ाई में, ठीक है। दूसरी साइड हिटलर ने लड़ाई लड़ी ब्रिटेन से। तो ब्रिटेन और जर्मनी के बीच में थोड़ा सा समंदर आता है, तो ब्रिटेन ने इतनी एरियल बॉम्बिंग की, मतलब हवा में से गोले बारूद गिराए कि जर्मनी वहां पे भी हार गया। तो मतलब एक साइड से चाटा पड़ा रशिया से, एक साइड से चाटा पड़ा ब्रिटेन से, और यही हिस्टोरिक ब्लंडर है कि वर्ल्ड वॉर नंबर 2 में फिर से किसकी जीत हुई? एलाइज की जीत हुई, और जर्मनी वहां पे हार गया। फाइनली सोवियत रेड आर्मी, यानी रशिया की जो बहुत फेमस आर्मी हुआ करती थी उस जमाने की, उसने जर्मनी को डिफीट कर दिया स्टालिनग्राड नाम की जगह पे, और ये 2 चाटे खा के जर्मनी बैठ गया चुप। जर्मनी तो चुप हो गया, लेकिन बाकी लोग अभी चुप नहीं हो रहे थे। इटली भी चुप हो गया था, लेकिन जापान को पता नहीं क्या चुल थी कि उसने बोला कि नहीं, मैं यूएसए के ऊपर बॉम्ब गिराऊंगा। भैया यूएसए कुछ शांत बैठा हुआ था, यूएसए बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट वॉर में कर नहीं रहा था, लेकिन जापान ने अपनी चुल की वजह से यूएसए के नेवल बेस, जिसे पर्ल हार्बर बोला जाता था, वहां पे गिरा दिए बॉम्ब। यूएसए को आया गुस्सा, यूएसए ने बोला अब मैं दुनिया को दिखाऊंगा कि मैं क्या चीज हूं, राइट। सो यूएसए ने गिराए 2 न्यूक्लियर बॉम्ब जापान के ऊपर, हिरोशिमा एंड नागासाकी। क्या ये सही चीज थी? बिल्कुल नहीं। पर क्या इससे वर्ल्ड वॉर नंबर 2 खत्म हो गई? हाँ जी। तो मई 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 का अंत कुछ इस भयानक तरीके से हुआ, जिसके रिपरकशंस आज भी जापान की इकोनॉमी में देखने को मिलते हैं। तो ये तो थी बच्चा सेकेंड वर्ल्ड वॉर। बट जानते हैं कि हिटलर ने ये सब कुछ जो किया, नाजिज्म जो फैलाया, वो नॉर्मल जनता के सपोर्ट के साथ ही फैलाया होगा। तो नॉर्मल जनता ने हिटलर को सपोर्ट किया कैसे? क्या पट्टी पढ़ाई नॉर्मल जनता को? उस पट्टी का नाम है नाजी आइडियोलॉजी। नाजी आइडियोलॉजी बोलो, नाजी वर्ल्ड व्यू बोलो, या हिटलर का वर्ल्ड व्यू बोलो, एक ही बात है बच्चा, ठीक है। 2 साइंटिस्ट हैं हमारी दुनिया में बहुत फेमस बायोलॉजी की दुनिया के। एक है चार्ल्स डार्विन, जिन्होंने एवोल्यूशन की थ्योरी दी है कि हम सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुए हैं। सो ये थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन आप कभी बायो लोगे बाद में तो आपको पढ़ने को मिलेगी, ठीक है। अब ये प्लांट्स और एनिमल्स की थ्योरी है। और दूसरे हैं हर्बर्ट स्पेंसर, जो बोलते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि अगर दुनिया में कोई वायरस, कोई विपदा आती है तो जो लोग फिजिकली फिट होते हैं वो सर्वाइव कर जाते हैं, जो लोग फिजिकली फिट नहीं होते हैं वो नहीं सर्वाइव कर पाते। और ये थ्योरी दोनों पूरे नेचर पे चलती है, सिर्फ ह्यूमन बीइंग स्पेसिफिक नहीं है। लेकिन ये साइंटिफिक थ्योरीज को तोड़ मरोड़ के हिटलर ने क्या थ्योरी क्रिएट की? हिटलर ने ये थ्योरी क्रिएट की कि दुनिया में लोग इक्वल होते ही नहीं है। कुछ लोग जेनेटिकली सुपीरियर होते हैं, कुछ लोग जेनेटिकली इंफीरियर होते हैं। अब हिटलर का कहना था जो लोग नॉर्डिक जर्मन आर्यंस होते हैं, जिनकी नीली आंखें होती हैं, ब्लॉन्ड बाल होते हैं, वो सबसे सुपीरियर हैं। और वही सबसे गंदे कौन होते हैं, सबसे वीक कौन होते हैं? सबसे वीक होते हैं भाई ज्यू लोग। तो उसका ये मानना था कि अगर जर्मनी को सुपर पावर बनना है तो वीक लोगों के साथ तो हम सुपर पावर नहीं बन सकते, हमें सिर्फ स्ट्रॉन्ग लोगों को रखना पड़ेगा। तो यानी कि ज्यूज लोगों को हटाओ, सिर्फ फिट नॉर्डिक जर्मन आर्यन लोगों को रखो, तभी जर्मनी अपने दुश्मनों को मजा चखा के सुपर पावर बनेगा। ये थ्योरी हिटलर ने बना ली, यही थ्योरी पूरे जर्मन एम्पायर को उसने पढ़ा दी, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट था बच्चा लिविंग स्पेस का। अब लिविंग स्पेस को जर्मन भाषा में बोला जाता है लेबेनराum। अब हिटलर चाहता था कि नॉर्डिक आर्यन लोग अपने घर में बहुत सारे बच्चे पैदा करें, ताकि जर्मनी में सिर्फ सुपीरियर रेस हो, नॉर्डिक जर्मन आर्यन, राइट। अब इसमें जर्मनी के पास जितना एरिया है उतना ही रहेगा। जब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ेगी तो जर्मनी को और ज्यादा एरिया चाहिए होगा। इसी के लिए हिटलर ने एक प्लान डिवाइस किया। हिटलर ने बोला कि जो जर्मनी अभी जैसा दिखता है उसे तो हम बोल देंगे मदर कंट्री, ये हो जाएगी हमारी मदर कंट्री। पर जब मदर कंट्री में से नॉर्डिक जर्मन आर्यन बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो उन्हें रहने के लिए और जगह चाहिए, और रिसोर्सेज चाहिए, खेत चाहिए, क्रॉप्स चाहिए, घर चाहिए, लैंड चाहिए, पानी चाहिए, इंडस्ट्रीज चाहिए। तो इसके लिए जर्मनी के ईस्ट साइड पे जितना हिस्सा है जर्मनी को उसे कैप्चर करना पड़ेगा। तो उसने नॉर्मल जनता को कन्विंस कर लिया बाकी कंट्रीज के खिलाफ लड़ाई करके उन्हें कैप्चर करने के लिए, क्योंकि उसने बोला कि हमें नॉर्डिक जर्मन आर्यंस को एक ना एक दिन बहुत सारी लिविंग स्पेस चाहिए होगी, तो मैं तो तुम्हारे लिए बस लिविंग स्पेस क्रिएट कर रहा हूं। तो ऐसे उसने वॉर का पूरा बैकग्राउंड
सेड कर दिया बच्चा और अपनी पूरी कंट्री के अंदर लोगों को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल। डिजायरेबल वर द पीपल जो हिटलर को पसंद थे, अनडिजायरेबल वर द पीपल जो हिटलर को पसंद नहीं थे। डिजायरेबल होते थे नॉर्डिक जर्मन आर्यन, वो भी वो वाले जो फिजिकली भी फिट हो और मेंटली भी फिट हो। अगर आप फिजिकली और मेंटली अनफिट नॉर्डिक जर्मन आर्यन हो तो आप किस कैटेगरी में आ जाते थे? आप अनडिजायरेबल। हिटलर बोलता था अनडिजायरेबल वीक होते हैं, वीक लोगों की जर्मनी में कोई जगह नहीं है। नॉर्डिक जर्मन आर्यन डिजायरेबल है, वो कौन से होते हैं? वो फिजिकली और मेंटली फिट हैं, तो वो है स्ट्रॉन्ग रेस, मुझे सिर्फ यही चाहिए। अनडिजायरेबल में सबसे ज्यादा गत तो उसने बनाई थी ज्यू लोगों की, लेकिन उनके साथ साथ कलर्ड लोग, जिप्सी लोग, इंडियन लोग, बाकी अनफिट आर्यन लोग, रशियन लोग, पॉलिश लोग, बाकी सबको, बेसिकली एनीबडी हु इज नॉट अ पार्ट ऑफ डिजायरेबल कैटेगरी, हिटलर को वो लोग ऑटोमेटिकली पसंद नहीं होते थे। इनफैक्ट हिटलर ने जब पोलैंड पे कब्जा किया था या रशिया का कुछ पार्ट हथियाया था, तो वहां के जो सिटीजन थे, रशियंस एंड पॉलिश पीपल, उन लोगों को भी हिटलर स्लेव्स की तरह रखवाता था आर्यन लोगों के घर में। क्यों? क्योंकि उसे लगता था तुम तो इंफीरियर कम्युनिटी हो, इंफीरियर लोगों को सुपीरियर लोगों को सर्व करना चाहिए। कितने रशियन और पॉलिश लोग तो बेचारे हार्डवर्क करते करते मर गए, स्टारवेशन यानी कि भुखमरी से मर गए, क्योंकि खाना नहीं देते थे इन लोगों को, सिर्फ काम कराते थे दिन रात। ठीक है, अब आती है बात ज्यू लोगों के। ज्यू लोगों के खिलाफ हिटलर के दिमाग में इतनी नफरत क्यों थी? तो बच्चा कुछ नफरत आती है ट्रेडिशनल रिलीजियस टेक्स्ट से, और कुछ नफरत आती है क्योंकि हिटलर थोड़ा एड़ा तो था। ठीक है, तो पहले रिलीजन ट्रेडिशनल नफरत की बात करते हैं। हिटलर ने लोगों को यह पाठ पढ़ाया कि ज्यू लोगों से नफरत हमें दो चीजों पे करनी चाहिए। एक, उन्हें किलर ऑफ क्राइस्ट बोल दिया गया। ठीक है, ट्रेडिशनली वैसे भी ज्यू लोगों को और क्रिश्चियन लोगों के बीच में थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, उसी प्रॉब्लम पे उसने क्या कर दिया? डबल डाउन कर दिया, राइट। दूसरा उसने बोल दिया यूसर्सर, उसने बोला कि दुनिया का पूरा पैसा तो ज्यू लोग कंट्रोल करते हैं, इसी पैसे को वो तुम्हें उधार पे देते हैं, उधार पे फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई चार्ज करते हैं ताकि तुम गरीब के गरीब रह जाओ और इनके पैसे से पैसा बनता रहे। ठीक है, तो उसने ये दो ट्रेडिशनल स्टोरीज, ट्रेडिशनल फिक्शन से उसने लोगों के, ज्यू लोगों के खिलाफ ट्रेडिशनल हेट डेवलप कराया। उसने बोला ज्यू लोग वैसे भी वीक कम्युनिटी है और वैसे भी हमारे साथ गंदा गंदा करते हुए आए हैं, तो अब हमें इन्हें क्या करना चाहिए? इन्हें हटा देना चाहिए। ठीक है, तो सूडो साइंटिफिक तरीके से, साइंस को यूज करके तोड़ मरोड़ के, रिलीजन को यूज करके तोड़ मरोड़ के उसने एक खिचड़ी पकाई और वही खिचड़ी पूरी जर्मनी को खिला दी सपोर्ट पाने के लिए। अब वो ज्यूस के पीछे लग गया था। 1933 से 38 तक उसने क्या किया? ज्यूस को पॉपुलराइज करा, जॉब से निकाल दिया, उनसे उनकी कंपनीज छीन ली, उनसे उनका लैंड छीन लिया ताकि वो सड़क पे आ जाए। कुछ सारे ज्यूज ने कंट्री छोड़ दी, जो ज्यूज कंट्री छोड़ के नहीं गए वो बेचारे फंस गए। 1939, 1944 या 45 तक उसने क्या किया? जो ज्यूज अभी तक जर्मनी छोड़ के नहीं गए थे उन्हें घेटोज में डाल दिया कि अपना अपना घर छोड़ो, और पुलिस आती थी उन्हें घर से बाहर निकाल दे, तो उनके पास टाइम भी नहीं होता था कुछ पैसे भी रखने के। सारी वेल्थ को पीछे छोड़ के बच्चों और फैमिली के समेत लोगों को जाना पड़ता था घेटोज में, सेपरेटेड एरियाज में। घेटोज में बहुत सारे लोगों को एक साथ रखा जाता था, वहां पे बीमारी होती थी, वहां पे खाने की कमी होती थी, और कितने लोग तो बीमारी और खाने की कमी से वहीं मर गए। फिर 1944 के एंड में और 1945 में जब हिटलर को लगा कि वो वॉर हारने लग गया है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर धीरे धीरे हिटलर के हाथ से निकल रही है, तो उसने क्या कर दिया? टोटल एलिमिनेशन कर दिया ज्यूज का, यानी कि उन्हें मौत के ही घाट उतार दिया, कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में भेज के गैस चेंबर्स, जहरीली गैस छोड़ के सब लोगों को मार डाला। ठीक है, तो ये सब कुछ उसने 3 तरीके से किया था बच्चा, जो आगे मैं 3 लॉज आपको बताऊंगी। बट उससे पहले पोलैंड में क्या क्या किया, क्योंकि जो जो उसने पोलैंड में किया वो बाकी जिस भी जगह हिटलर गया उसने सब जगह सेम ही चीजें यूटिलाइज की। तो पहले वर्ड सीखते, रेशियल यूटोपिया। तो रेशियल यूटोपिया था भैया हिटलर के दिमाग में। हिटलर मान रहा था कि कोई भी रेस समान नहीं है, एक रेस सुपीरियर है, नॉर्डिक जर्मन आर्यन, बाकी सब इंफीरियर है। और यूटोपिया का मतलब होता है ड्रीम। तो उसका सपना क्या था कि जर्मनी एक रेशियल सुपीरियर कंट्री बन जाए जहां पे सिर्फ नॉर्डिक जर्मन आर्यन रहे। तो सबसे पहले उसने 1939 पे पोलैंड पे कब्जा किया था। तो उसने अपने सारे एक्सपेरिमेंट्स पहले पोलैंड पे रन किए। पोलैंड की पॉपुलेशन को उसने क्या किया? 2 पार्ट्स में, पोलैंड के एरिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। नॉर्थ वेस्ट वाला जो एरिया था पोलैंड का, वो तो उसने दे दिया लिविंग स्पेस की तरह आर्यन लोगों को। जर्मन लोगों को बोला चलो चलो नया घर आया तुम्हारा, नया घर, यहाँ पे शिफ्ट हो जाओ, यहाँ पे शिफ्ट हो जाओ। ठीक है, बाकी जो एरिया था पोलैंड का उसे बना दिया उसने जनरल गवर्नमेंट। नाम देख लो, जनरल गवर्नमेंट। इंटरनेशनल मीडिया को लगता था कि क्या ही गलत हो रहा होगा, जनरल गवर्नमेंट ही तो बना रहा है, राइट? नहीं, जनरल गवर्नमेंट की आड़ पे वहां पे उसने कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स बनाए, एक्सपेरिमेंट सेटअप किए, लैब सेटअप की, सारी अपनी गंदी हरकतें जनरल गवर्नमेंट वाले एरिया में करता था। ठीक है, तो बेसिकली सिक्के के 2 पहलू थे। जर्मनी 2 तरीके की लड़ाई लड़ रहा था, एक बाकी दुनिया से वर्ल्ड वॉर नंबर 2 लड़ रहा था, और एक अपनी ही कंट्री में जीनोसाइडल वॉर लड़ रहा था बच्चा। जीनोसाइडल वॉर का मतलब जब तुम एक पूरी रेस को खत्म करना चाहते हो, इन दिस केस ज्यू पीपल, तो उसे जीनोसाइडल वॉर बोला जाता है, राइट? तो सिक्के के 2 पहलू थे। तो पोलैंड में क्या हुआ जी कि पोलैंड की फैमिलीज को तो उनके घर से निकाल दिया। मान लो ये पोलैंड की फैमिली है, ठीक है, एक नॉर्मल फैमिली में मम्मी पापा होते हैं, बच्चे होते हैं। तो मम्मी पापा को तो क्या भेजा उसने, या तो अगर वो आवाज उठा रहे हैं हिटलर के खिलाफ, इंटेलिजेंट है, थोड़े से राइटर हैं, लॉयर हैं, डॉक्टर है, थोड़े से इंटेलिजेंट कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, तो मार दिया।
अगर मम्मी पापा थोड़े से नॉर्मल कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं तो मम्मी पापा को स्लेव की तरह काम करने को बोल दिया कि अगर तुम्हें अपने देश में रहना है तो हम तुम्हारे घर तो मैं आर्यन लोगों को दे रहा हूं, तुम्हें उनके घर में नौकर की तरह काम करना है तो कर लो। तो लोग अपने ही घर में नौकर की तरह काम कर रहे हैं जर्मन के लिए, ठीक है। बाकी फैमिली के बच्चों को छीन के, फैमिली से बच्चे छीन लिए गए और जर्मन रेस एक्सपर्ट्स के साथ भेजे गए। रेस एक्सपर्ट्स डॉक्टर हुआ करते थे जो बच्चों की ना वो करते थे, पूरी की पूरी जांच करते थे, देखते थे कि फिजिकली फिट है कि बच्चा नहीं है, कि मेंटली फिट है कि नहीं है। अगर बच्चे ने रेस एक्सपर्ट वाला, पॉलिश बच्चे ने रेस एक्सपर्ट वाला टेस्ट पास कर लिया तो तुम आर्यन फैमिली के साथ वहां रहने लग जाओगे, उनके घर में उनके बच्चों की तरह। अगर तुमने ये रेस एक्सपर्ट वाला टेस्ट फेल कर दिया तो तुम्हें भेज दिया जाएगा जनरल गवर्नमेंट, जहां पे ऑर्फनेजेस होते थे, बच्चों के लिए अनाथालय होते थे। अनाथालयों के बाद में भी फिर हिटलर को समझ नहीं आया इन बच्चों का क्या करूं, तो हिटलर ने फिर उन बच्चों को भी गैस चेंबर में भेज के मौत के घाट उतार दिया। तो ये हो रहा था बच्चों के साथ, ये हो रहा था पॉलिश लोगों के साथ। एंड पोलैंड बिकम लाइक अ लैब ऑफ एक्सपेरिमेंट। जो पोलैंड में होता था वो बाकी जगह पे भी हिटलर करके आता था बाद में, ठीक है। तो ये 3 स्टेप्स में हुआ था बच्चा। पहला स्टेप था एक्सक्लूजन। ज्यू लोगों को 19 देखो एकदम से आप कुछ गलत करने जाओगे तो कुछ लोगों का दिमाग अभी तक खराब नहीं हुआ था। जर्मनी में 1933 तक सारे लोग नाजी नहीं बन गए थे, तो लोग आपके खिलाफ आवाज उठाते, तो आपको धीरे धीरे करना था। 1933 से 39 तक उसने क्या किया, सिर्फ ऐसे लॉज बनाए जिससे ज्यूज लोगों की सिटीजनशिप ही खराब हो जाए। सितंबर 1935 में उसने बना दिए थे न्यूरमबर्ग लॉज ऑफ सिटीजनशिप, जिसमें उसने बोल दिया था कि अगर आपके एंसेस्टर्स भी जर्मन डिसेंट के हैं, आर्यन डिसेंट के हैं, तो आप जर्मनी के हो तो आपको कंट्री प्रोटेक्ट करेगा, वरना आपको कंट्री प्रोटेक्ट नहीं करेगा। ज्यू लोग, जर्मन लोग शादी नहीं कर सकते, ज्यू लोग, जर्मन लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं कर सकते, ज्यू लोग अपनी ही कंट्री का झंडा नहीं फहरा सकते, साथ में ज्यू लोगों के बिजनेसेस को बॉयकॉट कर दो, ज्यू लोगों को जॉब से निकाल दो, ताकि ज्यू लोगों को अपनी सेविंग्स बेचनी पड़े, अपने लैंड बेचने पड़े और वो सड़क पे आ जाए। तो ये सब तो हुआ एक्सक्लूजन वाले में। कुछ लोग कंट्री छोड़ के चले गए, कुछ लोग अभी बैठे रह गए। फिर 1940 से 1944 में क्या किया, गेटोराइजेशन किया गया। सारे ज्यू लोगों को एक येलो स्टार ऑफ डेविड दे दिया जो उन्हें पहन के घूमना होता था। जैसे तुम स्कूल में कैप्टन का बैच पहन के घूमते हो ना, वैसे ज्यू लोग येलो स्टार ऑफ डेविड पहन के घूमते थे। तो तुम्हें दूर से ही पता लग जाता था ये इंसान ज्यू है, राइट। सारे के सारे उनके जो डॉक्यूमेंट्स होते थे वो अलग कलर के होते थे। डॉक्यूमेंट देखते ही पता चल जाता था इंसान आर्यन है कि ज्यू है, ठीक है। तो इससे लोगों का घेटोज, और लोगों को बोला अपना सामान वामान छोड़ो और चलो चलो घेटोज में चलो। अब घेटोज में बीमारी है, भुखमरी है, सब कुछ है। उसके बाद एनिलिएशन। जब हिटलर को लगा वो हारने वाला है तो 1944 में, मतलब बेसिकली मरते मरते भी हिटलर ने क्या किया, ट्रेनें बनवाई, ट्रेनों में सारे ज्यू लोगों को घेटोज से निकाला, ट्रेनों में भरा। जो लोग भाग पाए वो भाग पाए, जिन्हें समझ नहीं आया उनके साथ क्या हो रहा है वो ट्रेन में बैठ गए। उन्हें लगा क्या पता हमें घर ले जा रहे हो हमारे। घेटोज से निकाल के उन्हें कॉन्सेंट्रेशन कैंप भेजा गया। कॉन्सेंट्रेशन कैंप में कोई खिड़की दरवाजे नहीं होते थे, छोटे से कमरों में हजारों ज्यूज को भर दिया जाता था। जहरीली गैस छोड़ दी जाती थी, मिथाइल आइसोसाइनेट नाम की, और जहरीली गैस से 10-15 मिनट के अंदर सारे ज्यू लोग वहां मर जाते थे। दिस इज व्हाट हिटलर डिड इन द नेम ऑफ पेट्रियोटिज्म। नाउ हिटलर ने यूथ को कैसे कन्विंस किया बच्चा, यूथ को। तो हिटलर का मानना था, नाजी लोगों का मानना था कि हाँ यूथ बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रॉन्ग नेशन बनाने के लिए, और उसको ये मानना था कि बच्चों को स्कूल के अंदर भी कंट्रोल करना चाहिए, बच्चों को स्कूल के बाहर भी कंट्रोल करना चाहिए। तो स्कूल के अंदर क्या किया, सबसे पहले सेग्रीगेशन कर दिया। ज्यू बच्चों को, ज्यू टीचर्स को अलग, और आर्यन बच्चों और आर्यन टीचर्स को अलग। जितने ज्यू टीचर्स थे उन्हें स्कूल से बाहर निकाल दिया, जितने ज्यू बच्चे थे उन्हें भी स्कूल से बाहर निकाल दिया, और बाद में तो उन्हें गैस चेंबर भेज दिया गया। बट एनीवे, जितने आर्यन बच्चे थे उन्हें बोला गया तुम गुड जर्मन आर्यन बच्चे हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। अब उन्हें स्कूल में पढ़ाई जाती थी नाजी आइडियोलॉजी, नाजी स्कूलिंग होती थी। जैसे मॉरल साइंस पढ़ाते हैं ना हमारे स्कूल में, वैसे ही नाजीज के स्कूल में रेशियल साइंस पढ़ाई जाती थी, जिसमें सिखाया ही जाता था कि ह्यूमन बीइंग्स इक्वल नहीं होते, आर्यन अच्छे होते हैं, ज्यूज गंदे होते हैं, ज्यूज से नफरत करनी चाहिए, हिटलर की पूजा करनी चाहिए, हिटलर का लॉयल होना चाहिए, हिटलर से सबमिसिव होना चाहिए, बच्चों में एग्रेशन होना चाहिए, गुस्सा होना चाहिए। अगर देश से प्यार करते हो तो हिटलर को सपोर्ट करो, बॉक्सिंग सीखो, गुस्सा करो, रो मत। लड़कों को बोला जाता था तुम रो मत। बेसिकली नेशनल सोशलिज्म, जो हिटलर अपने बाकी अडल्ट लोगों को सिखाता था वो उसने बच्चों के दिमाग में बचपन से भरना शुरू कर दिया था। 10 साल से पहले तो आपको स्कूल जाने को मिलता था। 10 साल के बाद हिटलर क्या करता था, नॉर्डिक जर्मन आर्यन बच्चों को, बेसिकली गुड जर्मन बच्चों को कहां भेज जाता था, यंग वोक नाम की एक अलग सी ऑर्गेनाइजेशन में भेज जाता था, जहां पे 4 साल बच्चों की ट्रेनिंग होती थी। बच्चों को रेशियल हेट्रेड, ज्यू लोगों से नफरत करो, हिटलर की सारी गंदी चीजें और ज्यादा अच्छे तरीके से सिखाई जाती थी। स्कूल में भी सिखाई जा रही है, यहाँ पे +1 तरीके से सिखाई जाती थी। 4 साल आपकी यहाँ ट्रेनिंग हुई। 4 साल के बाद लड़कों को एट 14 बोलता था कि चलो अब तुम्हारी भर्ती होगी हिटलर यूथ ऑर्गेनाइजेशन में। हिटलर यूथ बोलो, यूथ लीग ऑफ नाजीज बोलो, एक ही बात है। 1922 में, बहुत पहले हिटलर ने ये बना दी थी। सोचो हिटलर कब से प्लानिंग कर रहा था ये सारे कांड करने की, ठीक है। हिटलर यूथ में फिर से इनकी और ट्रेनिंग होती थी, ना लड़ाई झगड़ा सिखाया जाता था, बंदूक, ग्रेनेड, ये सब कुछ सिखाया जाता था। और फाइनली 18 साल में, 4 साल यहाँ पे ट्रेनिंग हुई हिटलर यूथ में, 4 साल के बाद लेबर सर्विस यानी कि आर्मी में भेज देता था, जाओ
जाओ जाओ जाओ जर्मनी की तरफ से लड़ाई लड़ो, ठीक है। तो ये तो लड़कों के साथ चल रहा था। लड़कियों को बोला जाता था तुम्हारा क्या काम है, तुम तो घर पे बैठो, तुम्हें अच्छी मम्मी बनना है, अच्छी बीवी बनना है, तुम्हारा तो देश की रक्षा करने का यही तरीका है कि तुम अच्छी मम्मी बनो, अच्छी बीवी बनो, घर का ख्याल रखो, बच्चे पालो और ज्यादा आर्यन बच्चों को जन्म दो। लड़कों को बोल रहे हैं तुम अग्रेसिव हो, तुम मैस्कुलिन हो, तुम फौलादी जिगर रखो, तुम लड़ाई लड़ो, तुम इसको मारो, उसको पीटो। लड़कियों को बोल रहे हैं जीव लोगों से दूर रहो, जीव लोगों से प्यार मत करो, जीव लोगों से शादी मत करो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मत करो, बच्चे बस नॉर्डिक जर्मन आर्यन लड़कों को पकड़ो, उनसे ही शादी करो और उनके ही बच्चे पैदा करो, और जितने ज्यादा बच्चे पैदा कर सकते हो ना उतना अच्छा है तुम्हारे कल्चर के लिए, तुम्हारे देश के लिए। इनफैक्ट उसने स्कीम को बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिव्स रखे हुए थे। जैसे हम बोलते हैं ना कि पास हो जा तू पेपर में 100 में से 100 लिया, मैं तेरे को स्कूटी दिला दूंगा, है ना, पेरेंट्स बोल देते कभी कभी बच्चों को। वैसे ही हिटलर क्या बोलता था, अगर तुम 4 नॉर्डिक आर्यन बच्चे पैदा कर दोगी तो मैं तुम्हें ब्रोंज क्रॉस दूंगा, अगर 6 कर दोगी तो सिल्वर दूंगा, अगर 8 कर दोगी तो गोल्ड क्रॉस दूंगा। और ये क्रॉसेस लगा के औरतें घुमा करती थी सड़कों पे, और जहां जहां उनको जो जो क्रॉसेस होते थे उसके अकॉर्डिंग डिस्काउंट मिलते थे। कभी रेलवे टिकट सस्ती मिल रही है, कभी शॉपिंग पे डिस्काउंट मिल रहा है, तो औरतें और ज्यादा बच्चे पैदा करती थी। तो इस तरीके से हिटलर औरतों के दिमाग के साथ, बच्चों के दिमाग के साथ खेलता था। इनफैक्ट अगर कुछ इंटेलिजेंट औरतें होती थी, जैसे दिखता था कि हिटलर जो है पागल है और पागलों वाली बातें कर रहा है, और वो अगर जीव लोगों की हेल्प करने की कोशिश करती थी, या उनके साथ प्यार कर बैठती थी, या उनके साथ अफेयर कर बैठती थी, तो उनको पकड़ पकड़ के हिटलर इस तरीके से ह्यूमिलिएट करके, सर टकला करके, मुंह काला करके पूरे शहर में घुमाया करता था। और उनके हाथ में एक बोर्ड होता था जिसपे लिखा होता था कि मैंने अपने देश का सर झुकवाया है, तो ताकि कोई और आर्यन औरत जीव लोगों के साथ प्यार करने से पहले 4 बार सोचे। ओके, तो सेकंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा। बच्चा, प्रोपेगेंडा का मतलब होता है ऐसे तरीके जिनसे आप किसी भी दिल और दिमाग पे काबू पाके उन्हें किसी भी चीज के लिए कन्विंस कर पाते हो। आप डे टू डे लाइफ में जितनी भी एड्स देखते हो उनमें प्रोपेगेंडा होता है, कभी मदरहुड को यूज करके, कभी पेट्रियोटिज्म को यूज करके, कभी आपकी इनसिक्योरिटी को यूज करके आपको कुछ ना कुछ सामान बेचा जा रहा होता है। लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं वो हिटलर के प्रोपेगेंडा के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि उसने किस तरीके से सालों दर साल प्रोपेगेंडा करके जर्मन्स को कन्विंस कर लिया नाजी बनने के लिए। वी आर गोइंग टू लर्न दैट। तो सबसे पहली बात है कि हिटलर बहुत ही कॉशियस तरीके से अपनी आवाज को या अपने शब्दों को रचता था। वो नहीं चाहता था कि इंटरनेशनल मीडिया को उसके मंसूबों के बारे में पता चले, तो वो शब्दों का प्रयोग बहुत ही चंट तरीके से करता था। फॉर एग्जाम्पल, जब भी उसे अपने मैनिफेस्टो में या अपने ही सोल्जर्स को बोलना होता था मास किलिंग के बारे में, तो वो वर्ड मास किलिंग यूज नहीं करता था, वो स्पेशल ट्रीटमेंट वर्ड यूज करता था या फाइनल सोल्यूशन वर्ड यूज करता था। जब उसे मास किलिंग ऑफ डिसेबल्ड पीपल करवाना होता था तो वो यूथेनेशिया वर्ड यूज करता था। यूथेनेशिया का मतलब होता है, द कॉन्सेप्ट बेसिकली मींस दैट इफ यू आर टर्मिनली इल, मतलब आपको पता है कि आप टर्मिनली इल हो, आप बच नहीं सकते हो, आपकी प्रॉब्लम जिंदगी भर ऐसी रहेगी और आप ऐसे जीना नहीं चाहते हो, तो आपके पास हक होना चाहिए ये डिसाइड करने का कि आप जीना चाहते हो कि नहीं चाहते हो, ठीक है। सो इट्स अ नोबल कॉन्सेप्ट विच इज डिबेटेड अक्रॉस द ग्लोब, पर वो यूथेनेशिया वर्ड यूज करके डिसेबल्ड लोगों को मरवा डालता था। इवैक्यूएशन वर्ड यूज करता था जब वो जीव लोगों को देश से निकाल देता था और गैस चेंबर भेज देता था। और गैस चेंबर वर्ड यूज नहीं करता था कभी, वो यूज करता था डिसइंफेक्शन एरियाज। तो जीव लोगों को भी गैस चेंबर में पहुंच के पता चलता था कि हमारे साथ क्या होने वाला है। जब वो जहरीली गैस उनके फेफड़ों में जाना शुरू करती थी, बिकॉज पीपल ओनली यूज टू हियर दीज वर्ड्स, पीपल नेवर यूज टू अंडरस्टैंड कि उनके साथ एक्चुअली में होने क्या वाला है। और ये सारी चीजें वो यूज करता था लोगों को कन्विंस करने के लिए, क्योंकि नॉर्मल जनता को लगता था वो तो बस फाइनल सोल्यूशन की बात कर रहा है, राइट। सो पीपल यूज टू नॉट रेज देयर वॉइस अगेंस्ट हिटलर। एंड जैसे जैसे हिटलर उनके दिमागों पे काबू पाता गया, नाजी लोगों को ये भी फर्क पड़ना बंद हो गया कि यार फाइनल सोल्यूशन का मतलब तो मास किलिंग है। धीरे धीरे सब लोग हर चीज के लिए कन्विंस हो गए, और कन्विंस करने के लिए उसने मूवीज का सहारा लिया, पोस्टर्स का सहारा लिया, रेडियो पे प्रोग्राम्स आते थे, टीवी पे शोज आते थे, एड्स आती थी, स्लोगन्स होते थे, न्यूज़पेपर के बीच में लीफलेट्स होते थे, एक पेज के मैनिफेस्टोज होते थे, जो हर नॉर्डिक जर्मन आर्यन के घर में भेजा जाता था, तो कन्विंस देम टू स्टार्ट हेटिंग ज्यूज एज मच एज हिटलर डिड। और इनफैक्ट ज्यूज के खिलाफ स्टीरियोटाइप्स भी बहुत ज्यादा आते थे। जैसे आपने हमारी कंट्री में भी स्टीरियोटाइप देखा होगा कि जी फलाना रिलीजन के लोग तो हमेशा मांस खाते ही हैं। क्या आपको लगता है कि उस रिलीजन में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो मांस नहीं खाता होगा? ऑब्वियसली होगा, राइट। बट दिस इज हाउ स्टीरियोटाइप्स आर डेवलप्ड। जब आप बोलते हो ना ये कम्युनिटी का इंसान तो ऐसा होएगा ही होएगा, दिस इज व्हाट स्टीरियोटाइप मींस। तो हिटलर ने बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स फैलाए जीव लोगों के खिलाफ। उसने बोला सारे के सारे जीव लोग अमीर होते हैं, पैसा दबा के बैठे रहते हैं, मनी लेंडर होते हैं, तुम्हें पैसा
किराए पे देंगे और पैसे पे बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे ताकि तुम भी गरीब हो जाओ। रैट्स की तरह होते हैं, रैट्स की तरह चलते हैं, जैसे रोडेंट चुपके चुपके चलते हैं ना वैसे चलते हैं। बड़ी बड़ी दाढ़ियां होती हैं, काफ्तान टाइप के कपड़े पहनते हैं, लूज लूज कपड़े पहनते हैं अमीरों वाले, इनकी नाक बहुत लंबी होती है, इनकी तोंद बहुत बड़ी होती है, और ये एंटी जर्मन होते हैं। ये चाहते नहीं है कि कभी जर्मनी का भला हो। इनफैक्ट ये दुनिया में किसी और का भला नहीं चाहते, सिर्फ अपना भला चाहते हैं। जबकि रियलिटी में जर्मन, नॉर्डिक आर्यन जर्मन और ज्यू लोग ऑलमोस्ट सेम दिखते थे बच्चा। इन दोनों को अपार्ट करना, इन दोनों में ऐसा पता लगाना कि कौन ज्यू है कौन आर्यन है, नामुमकिन सा था। फिर भी उसने ये स्टीरियोटाइप फैलाए ताकि लोगों के दिलो दिमाग में हेट्रेड डेवलप हो जाए, क्योंकि उसे पता था कि जर्मनी के लोग ऑलरेडी बहुत गुस्सा है। उन्हें गुस्सा है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, उन्हें गुस्सा है ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन का, है ना, और एनर्जी के नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो कोई ऑलरेडी दुखी इंसान को मॉब में कन्वर्ट करना, क्रिमिनल में कन्वर्ट करना बहुत ईजी होता है, एंड दैट्स व्हाट हिटलर डिड। गुस्सैल लोगों को, जिनके पास अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत गुस्सा था, उसने उनके गुस्से को रीडायरेक्ट करके ज्यूज के खिलाफ हेट्रेड डेवलप करा दी। और अगर आपको देखना है तो इसका सबसे बड़ा टेस्टिमोनियल है जो बहुत ही फेमस मूवी बनाई थी उसने ज्यू लोगों के खिलाफ स्टीरियोटाइप डेवलप कराने के लिए, जिसका नाम है द इटर्नल ज्यू। इसमें ज्यू लोगों को सेल्फिश दिखाया गया है, मनी माइंडेड दिखाया गया है, एंटी नेशनल दिखाया गया है, और मूवी में ऐसा मॉरल सिखाया गया है कि अगर तुम जर्मनी को सही में बचाना चाहते हो तो तुम्हें नाजी बनना ही पड़ेगा। अब ये सारी हरकतें हुई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई। दुनिया को कैसे पता चला? क्योंकि हिटलर ने पूरी कोशिश की थी कि दुनिया को कुछ पता ना चले ज्यू लोगों के साथ क्या हुआ है। इनफैक्ट मरते मरते भी हिटलर ने अपने सारे सोल्जर्स को पेट्रोल सप्लाई करवाया था कि जहां पे भी तुम्हें ज्यू लोगों के घर दिखे, सामान दिखे, प्लीज उसे जला दो, दुनिया को कभी पता ही ना चले उनके साथ क्या हुआ है। फिर भी आज हमें ये सब कुछ पता है, फिर भी हम ये चैप्टर यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो पहले एक बार पढ़ लेते हैं कि जर्मनी में किस तरीके के लोग होते थे, फिर देखते हैं कि किस तरीके से आज हमें ज्यू लोगों की व्यथा के बारे में पता चला है। तो जर्मनी में मोटा मोटा 3 तरीके के लोग होते थे। एक तो होते थे ऑब्वियसली नाजी, जो हिटलर में मंत्रमुग्ध हो गए थे, हिटलर को भगवान का रूप मानते थे और हिटलर जो बोलता था वही करते थे। इन लोगों को पता चल जाता था कि ये इस घर में ज्यू लोग रहते हैं तो उस घर को मार्क कर देते थे, उस घर के बारे में सोल्जर्स को बता देते थे, ज्यू लोगों को मरवा देते थे। राइट, बेसिकली ज्यू लोगों को कोई हेल्प नहीं करते थे, हिटलर जो बोलता था वही करते थे, नाजी थे। पैसिव ऑनलुकर्स सबसे ज्यादा मात्रा में थे। इन्हें ज्यू लोगों से कोई प्यार नहीं था, लेकिन ज्यू लोगों से कोई नफरत भी नहीं थी। लेकिन ज्यू लोगों के साथ जो भी गलत हो रहा होता था, इनकी आंखों के सामने ज्यू लोगों को गोली मारी जाए ये लोग कुछ नहीं कहते थे, सिर्फ खड़े होकर देखते रहते थे। हिटलर जो बोलता था उसे मान लेते थे। क्यों? क्योंकि इन्हें लगता था हिटलर के खिलाफ आवाज उठाओगे चाटे लग जाएंगे। तो दे वर जस्ट पैसिव ऑनलुकर्स। कोई एम्पैथी नहीं थी इन्हें, देवर एपैथेटिक, मतलब कि कोई एम्पैथी नहीं थी इन्हें ज्यू लोगों से, जो हो रहा है होने दो। देन देवर वेरी फ्यू पीपल हु वर इन द रेसिस्टेंस, जो या तो ज्यू थे खुद इसलिए रेसिस्ट कर रहे थे, या तो नॉर्डिक जर्मन आर्यन होते हुए भी ज्यू लोगों की मदद कर रहे थे। ठीक है, तो रेसिस्टेंस में वो लोग होते थे जैसे कि पास्टर निमोलर है और भी बहुत लोग थे जो ज्यू लोगों की मदद करते थे, रेसिस्ट करते थे, नाजीज के खिलाफ जाने की कोशिश करते थे एटलीस्ट। ठीक है, फिर भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई और ज्यू लोग बहुत सारे मरे बच्चा। और ज्यू लोगों की जो इतनी मास किलिंग हुई है इसे बोला जाता है होलोकास्ट। मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें पढ़ाया था कि जीनोसाइड का मतलब होता है जब एक तुम पूरी कम्युनिटी, पूरी रेस को खत्म करने की कोशिश कर रहे होते हो। लेकिन स्पेसिफिकली जब तुमने ज्यू लोगों को खत्म करने की कोशिश की है तो उसके लिए एक अलग नाम बना दिया गया है और उसे बोला जाता है होलोकास्ट। तो होलोकास्ट इज नथिंग बट जीनोसाइड ऑफ ज्यू पीपल बाय द नाजीज। और क्या ये हुआ? हाँ जी, बहुत बड़े स्केल पे हुआ। तो ज्यू लोगों के साथ ये सब हो रहा था। ये वॉर के खत्म होते होते थोड़ा थोड़ा दुनिया को समझ आने लग गया था, बट वॉर के जस्ट बाद दुनिया को पता चला कि ओ जर्मनी में तो ये सब कुछ कांड चल रहे थे अंदर अंदर इंटरनली। ठीक है, कैसे पता चला? क्योंकि जो लोग मरते मरते भी फाइनल एक्ट ऑफ करेज की तरह, ब्रेवरी की तरह कुछ ना कुछ पीछे छोड़ गए। जैसे तुम इंग्लिश में पढ़ते हो डायरी ऑफ एन फ्रांक, वैसे बहुत सारी डायरीज मिली हैं, लेटर्स मिले हैं, ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, बुक्स मिली हैं, पोएम्स मिली हैं, सॉन्ग्स मिले हैं, इंटरव्यूज मिले हैं। जो लोग छोड़ पाए जर्मनी को और बाकी देशों में शिफ्ट हो गए उनके इंटरव्यूज से पता चला है, रिलेटिव से पता चला है। जो लोग जर्मनी में रहते थे उनके रिलेटिव जो बाहर रहते थे उनसे पता चला है। मेमोयर्स मिले हैं, म्यूजियम्स बन चुके हैं अब लोग बर्लिन जैसी सिटीज में, जहां जहां कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स होते थे ना हिटलर के, वहां वहां बहुत बड़े बड़े म्यूजियम्स हैं। और आज दुनिया को जो कुछ भी, आज भी हमें 100% नहीं पता है नाजी जर्मनी में क्या हुआ है, बहुत लिमिटेड नॉलेज है दुनिया को, लेकिन वो लिमिटेड नॉलेज से ही हमें समझ आ रहा है कि नाजीज ने कितना भयानक क्राइम किया था। इट वॉज क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, इट वॉजंट क्राइम अगेंस्ट ज्यू पीपल, इट वॉज क्राइम अगेंस्ट इंसानियत। तुम इंसान ही नहीं बचे थे। तुम अगर किसी इंसान के साथ इस तरीके का हश्र कर सकते हो तो तुम इंसान कहलाने के लायक नहीं हो, राइट। एंड ये हुआ था नाजी जर्मनी में। तो जो फॉर्मिडेबल स्पिरिट थी, मतलब जो मरती मरती भी आपको एक करेज देके चली गई ज्यू लोगों की और ह्यूमैनिटी की, उसकी वजह से आज हमें ये सब कुछ पता है बच्चा। और उसकी वजह से ही हम आपको ये चैप्टर पढ़ा रहे हैं, बिकॉज वी वांट यू टू हैव दैट करेज दैट ज्यू पीपल शोड एंड दोस फ्यू रेसिस्टेंस वाले नॉर्डिक आर्मेन शोड।
right? So I'm giving you a homework question also. Please let me know in the comments that what is Right of Dreams, किस तरीके की किताब है, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है और किसने लिखी थी. ये 2-3 चीजें आपकी बुक में दी हुई हैं. प्लीज वहीं से देख के सही एक आंसर बना के कॉमेंट्स में डालो एंड आई विल अनाउंस योर नेम इन द नेक्स्ट क्लास. और नेक्स्ट रिविजन लेक्चर किसका चाहिए प्लीज मुझे कमेंट्स में बताना. इसका पूरा लेक्चर का लिंक भी मैं कमेंट्स में अटैच कर रही हूँ. ये तो रिविजन लेक्चर था, डिटेल लेक्चर का लिंक मैं अटैच कर रही हूँ. प्लीज टेक इट एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम.